सरकार चाहती तो छात्रों को डंडे मारकर भगा देती, चाहती तो डंडे मार के यहां से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी। इस बकवास को देखकर, इसके अलावा अमन चोपड़ा भाई साहब के लॉजिक देखकर और अर्णब गोस्वामी अमेरिका की कौन सी साजिश ढूंढ कर लाए जिस पर जग हंसाई हो गई है। और सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, मोदी समर्थक इकोसिस्टम वाले, जिस तरह पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उसे देखकर मुझे पीएम मोदी का वो बयान याद आ गया, आप लोग रोना बंद करो, आवाज मुझ तक आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी ये रोना बंद करा पाएंगे, क्योंकि नाराजगी बहुत है। अर्णब गोस्वामी ने क्या बोला, सुधीर चौधरी ने क्या बोला, अमन चोपड़ा ने क्या बोला, छात्रों की जीत और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इन मोदी समर्थकों का दिल इतना तोड़ दिया है कि इन्हें चुप कराना, इनका रोना बंद कराना आसान नहीं है। पहले सोशल मीडिया के योद्धाओं का हालचाल दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये मोदी समर्थक हैं, एक रतन रंजन कॉमेडियन है। ये भाई साहब रो रहे हैं, किस बात को लेकर रोते हैं? कहते हैं कि यार हमारे कहने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया। जब यूजीसी वाले मामले में ये लोग नाराज थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये भी मांग रहे थे। अब ये कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी, हम तो आपके समर्थक रहे हैं, आपने कॉकरोचों की बात मान ली, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया और हमारे कहने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया मोदी जी। इस बात पर ये लोग रो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, अगले भाई साहब का नाम है अरुण यादव। एक बार अखिलेश यादव ने भी इनका जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं पर घटिया बयानबाजी, घटिया मीम ये बनाते रहते हैं। कुकुर जनता पार्टी का मजाक उड़ाने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भाई साहब क्या लिखते हैं, मूड बहुत ज़्यादा खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर मोदी जी आपने मेरे जैसे करोड़ों अंधभक्तों के साथ आज धोखा किया है, मैं शायद दिल से कभी माफ़ ना कर पाऊँ आपको, शुभ रात्रि। इसके बाद ये बीजेपी से नाता तोड़ने का भी ऐलान करते हैं। हालांकि ऐसे लोग कितने दिन अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे ये कह नहीं सकते। एक कहावत है कि गाय अगर खूंटा तोड़कर भी चली जाए तो शाम को उसी खूंटे पर आती है। अपने मन का दुख पीएम मोदी के मन तक पहुंचाते हुए अरुण यादव कहते हैं, पता है मेरे जैसे आदमी को दुख कहाँ होता है, जब मेरे जैसे लोग तन मन धन से सनातन का समर्थन करने वाली सरकार और मोदी जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार रहते हैं। हमको लगता है मोदी जी जो करेंगे कहेंगे वो ही सही है, उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई झगड़े केस तक करते हैं, करवाते हैं। हमारे जैसों की खुद की औकात लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एक सिपाही से मिलने तक की नहीं है। पुलिस जाकर आम नागरिक की तरह काम करवाना पड़ता है। किसी सरकारी काम में पैसे देकर चौराहे पर बिना सीट बेल्ट के पकड़े गए तो 500 की पत्ती देकर निकल आते हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी सिलेंडर महंगा हो तो विरोध करने वालों को रेल देते हैं, मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगते। मुकदमे होने पर केस का खर्चा तक खुद ही देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भरोसा करते हैं मोदी जी पर। पैसा तो और कमा लेंगे, धर्म गया तो कैसे बचेगा। आज प्रभु श्री राम जी को भरे मंच पर अपमानित करने वाले लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री मंच साझा कर रहे हैं, उनकी बातें मानी जा रही हैं। उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जा रहा है जिसने पाठ्यक्रम से मुगलों का इतिहास निकाल दिया। आज आहत हूँ, इतना कि बस बता नहीं सकता, मगर नरेंद्र मोदी जी आज मैं खुद को ठगा महसूस कर रहा हूँ। आज इनके सामने झुक गए आप। कल 100, 200, 5,000 की भीड़ आपको ब्लैकमेल करेगी तो आप भी इस्तीफा दे दोगे। इस इस्तीफे से आपको फर्क पड़े ना पड़े, मैं इतना समझ गया हूं कि आप अपने भक्तों की ना कदर करते हैं ना उनको कुछ समझते हैं। कोई गलती हो गई तो माफ करना। आज के बाद ना आपका और भाजपा का नाम समर्थन और ना विरोध। अपना कमाएंगे, खाएंगे और मौज लेंगे। तो दिल टूट गया है अरुण यादव कोसली का, इसीलिए कहते हैं कि भैया भाजपा से अब कोई नाता नहीं। हालांकि इस बात की उम्मीद मुझे कम है कि इस वादे पर वो टिकेंगे। हो सकता है 2 दिन बाद मन ना लगे तो मन के दुख को भुलाकर फिर से पीएम मोदी के साथ मन को जोड़ लिया जाए। डॉक्टर नेहा दास कहती हैं, समय रहते जनरल कैटेगरी हिंदुओं की बात सुनते तो आज ऐसे जय भीम वालों से बेइज्जत नहीं होना पड़ता। तो तरह तरह का दुख है, अलग अलग समर्थकों का अलग अलग दुख है। इनका भी यही कहना है कि जो यूजीसी वाला मामला था उसमें अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते कि जय भीम वालों से लेना पड़ता। तो इस तरह का दुख जताया जा रहा है। सोशल मीडिया के योद्धाओं के अलावा जो हमारे पत्रकार हैं वो क्या लॉजिक लेकर आए हैं। ये भाई साहब हैं अर्णब गोस्वामी। इन्होंने कमाल का रिसर्च निकाला है, ऐसा रिसर्च निकाला है कि आप माथा पकड़ लेंगे। लेकिन टीवी के पर्दे पर ऐसी साजिश ढूंढना इस बात को दिखाता है कि इन्होंने अपने टीवी देखने वालों को, अपने दर्शकों को, बीजेपी समर्थकों को दिमाग से पैदल समझ लिया है। मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए अब क्या क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं आप देखिए।
इन्होंने एक रिसर्च निकाली कि आखिरकार अमेरिका वालों को यह कैसे पता चला 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, कि 20 जुलाई को ऐसा होने वाला है, कहां का प्रोटेस्ट होगा। अर्णब गोस्वामी ने ये देखिए ये दिखाया कि जो अमेरिका की एम्बेसी है भारत में, उसने अपने नागरिकों को एक गाइडलाइंस जारी की थी कि 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट होगा तो आपको इन जगहों पर जाने से बचना है। और इसमें किन जगहों का नाम लिया गया था? सेंट्रल दिल्ली, और इसके अलावा जंतर मंतर, पार्लियामेंट हाउस और किसान घाट। तो इन जगहों का नाम लिया गया। तो अर्णब गोस्वामी कहते हैं कि अमेरिका वालों को इन जगहों का नाम समय से पहले कैसे पता चला, इन्हें कैसे पता चला कि संसद पर अटैक होने वाला है। इस शब्द का इस्तेमाल किया अर्णब गोस्वामी ने। क्या हमारे जो छात्र हैं वो अटैक करने गए थे? कितना मूर्ख बनाएंगे जनता को। 8 जुलाई को ऐलान किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने कि 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। अब 8 जुलाई के बाद दुनिया भर में खबर छपी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आप देख सकते हैं, जिसमें खबर छापी गई है कि सीजेपी ने अनाउंस किया है पार्लियामेंट मार्च का 20 जुलाई को। तो जब अखबारों में छप गया, देश और दुनिया की मीडिया में छप गया कि संसद मार्च होने वाला है, तो क्या अमेरिका की एजेंसियों के पास, अमेरिका की एम्बेसी के पास दिल्ली का नक्शा नहीं है कि किस रास्ते पर जंतर मंतर से जाया जा सकता है संसद की तरफ? तो उन रास्तों को लेकर अर्णब गोस्वामी कहते हैं किस जगह पर हिंसा होगी ये कैसे पता चला अमेरिका की एम्बेसी को, अमेरिका की जांच एजेंसियों को। अर्णब गोस्वामी ने यह भी दावा किया कि सीजेपी से संपर्क के बिना यह हो ही नहीं सकता कि उन्हें जानकारी मिल जाए। तो इसमें साजिश वाला कनेक्शन ढूंढ कर लाते हैं। मतलब कितना मूर्ख लॉजिक है। जब 9 जुलाई को देश और दुनिया की मीडिया में छप गया, तो उसके बाद 16 जुलाई को, 17 जुलाई को अगर कोई एडवाइजरी जारी होती है तो एक साधारण बात है। क्या हम बैलगाड़ी के ज़माने में हैं? क्या उस ज़माने में है जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था? 2 मिनट में देश और दुनिया में बात फैल जाती है। यहाँ पर 8-9 दिन बाद जब एडवाइजरी जारी होती है तो उसमें अमेरिका का कनेक्शन ढूंढ लाते हैं अर्णब गोस्वामी। इसके बाद अमन चोपड़ा भाई साहब का हाल देखिए, वो क्या कहते हैं। अमन चोपड़ा भाई साहब जो कल पीएम मोदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे थे कि देखिए इंस्टाग्राम पर इतने व्यूज़ आ गए, रील ने तहलका मचा दिया, एकदम से जो एल्गोरिदम की ऐसी तैसी कर दी, वाट लगा दी सीजेपी वालों की, मतलब व्यूज से ही वाट लगा दी पीएम मोदी ने। अमन चोपड़ा कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही, इस तरह से नहीं। इस तरह से इस्तीफा लोकतंत्र का भविष्य संसद नहीं सड़क से तय करने, चुनाव नहीं प्रतिरोध वाले खतरनाक टेम्पलेट पर मोहर लगाने जैसा है। तो इस्तीफे के तरीके पर अमन चोपड़ा आहत हैं और आहत होकर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि भैया आप तो भीड़ ही सब तय करेगी। अमन चोपड़ा के बाद सुधीर चौधरी क्या कहते हैं? कहते सरकार चाहती तो डंडे मारकर भी उठा सकती थी, लेकिन सरकार थोड़ा झुकना जानती है। इसके आगे किस डर की बात करते हैं उनका बयान आपको सुनाते हैं कि सुधीर चौधरी ने क्या बकवास की। So guys, here's my take on धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन। पॉइंट नंबर 1, अगर रिजाइन करना ही था तो पहले कर देना चाहिए था। ये जो फैसला है इस्तीफा देने का, ये थोड़ा देर से हुआ। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो इतना रायता नहीं फैलता, इतना नुकसान नहीं होता, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चला है ये इतने दिन तक ना चलता, यानी डैमेज कम होता। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी। एक और इस बात में बताइए क्या लॉजिक है? जब हजारों छात्र दिल्ली के दिल में बैठे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, अडिग हैं कि चाहे डंडे मार लो, कुछ भी कर लो, हम यहां से नहीं जाएंगे। सुधीर चौधरी जो बात करते हैं कि डंडे मारकर भगा देती, क्या हो सकता है उसको सोचकर आपकी आत्मा भी सिहर जाएगी। कितने छात्रों की जान जा सकती थी। अगर जान जाती तो दुनिया भर में क्या पैगाम जाता कि भारत का लोकतंत्र अपने छात्रों को मार रहा है। क्या इस बात में कोई लॉजिक नजर आता है? इतने वरिष्ठ एंकर हैं, सालों से एंकरिंग करते आए हैं, तो क्या मोदी जी की भक्ति में दिमाग भी एकदम से काम करना छोड़ गया है जो इस तरह की बातें की जाती हैं सरकार को डिफेंड करने के लिए? इस बात को सही ठहराने के लिए आगे क्या बोलते हैं जरा सुनिए। लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार सेंटीमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। लोग कॉकरोच पार्टी का समर्थन करें या ना करें, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर था कि परीक्षा पत्र जो लीक हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में हर घर में, हर परिवार में बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, जिन्हें आगे चलकर नौकरी करनी है। तो मुद्दा ये बड़ा बन गया था। ये अलग बात है कि आप कॉकरोच पार्टी से सहमत हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं थे सहमत, लेकिन वो कहते थे कि मुद्दा उन्होंने बिल्कुल सही उठाया है। तो
एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप याद कीजिए 2018 में एक मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, जब बहुत सारी देश की महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस समय भारत सरकार में एक मंत्री थे एमजे अकबर, वो विदेश राज्य मंत्री थे, और उनके ऊपर बहुत सारी महिलाओं ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे। और उस समय उनके खिलाफ भी ऐसा ही माहौल था जैसा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी है, और उस समय एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, जब नए कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिए थे 2021 में, तब भी बहुत पब्लिक प्रेशर था और सरकार ने समझा उस प्रेशर को और कृषि कानून वापस ले लिए। और अब 2000 बताइए इस बात में क्या लॉजिक है? किसानों पर क्या अत्याचार मोदी सरकार ने नहीं किए? किसानों के लिए कीले तक बिछा दी गई सड़क पर, पानी की बौछारों का सामना किया, कितने किसानों की प्रोटेस्ट में जान चली गई दिल्ली में बैठे बैठे। तब जाकर 1 साल बाद पीएम मोदी को ध्यान आया कि चलो अब संवेदना को समझते हैं। 1 साल लग जाता है सरकार को जागते जागते, और यहां पर सुधीर चौधरी कहते हैं सरकार संवेदनशील है, जन भावना को समझती है, लेकिन कितनी देरी से समझती है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री को छात्रों की चिंता है, हम तो पहले से ही काम कर रहे थे। अब छात्रों के आंदोलन के बाद जो सुधार किए जा रहे हैं, 47 अफसरों को बर्खास्त करने की खबर सामने आई एनटीए के, पहले क्यों नहीं किया? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात पहले क्यों नहीं की गई? पेपर लीक को तो बहुत समय बीत गया, कम से कम बोल देते कि पहले तो परीक्षा करा लें उसके बाद कर देंगे, लेकिन नहीं किया गया। अब छात्र आंदोलन हुआ, इन्होंने सरकार को जगाया है कि अपनी लोकप्रियता के भ्रम से बाहर आइए। जैन जी जब जंतर मंतर पहुंचे तब जाकर सरकार जागी है। आगे क्या कहते जरा सुनिए। हिंसा भी की, और जैसा कि इन प्रोटेस्ट में होता है, इस बार वैसी हिंसा देखने को मिली। लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये मोर और लेस मीम्स और रील्स के जरिए किया गया। 2012 का अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था वो इससे बिल्कुल अलग था। उसमें देश के गरीब लोग, आम लोग, परिवार जो देश के थे वो शामिल हो रहे थे, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग था। तो आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे देश में एक नया युग शुरू हुआ है, जब जो बड़े फैसले हैं वो मीम्स के जरिए, रील्स के जरिए, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है उसके जरिए होने लगेंगे। तो अच्छी बात है, आई होप इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और ये जो नया टूल मिला है लोगों को, इसका मिसयूज नहीं होगा। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद सारे बड़े बड़े फैसले ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, मंत्रिमंडल का गठन भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, और लोगों के इस्तीफे भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, बड़े बड़े फैसले जो किए जाएंगे वो भी ऐसे ही होने लगे। इस बात का डर है। मैं तो कहता हूं, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं अब लोग गौतम गंभीर का इस्तीफा भी ना मांगने लगे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में वापस लाया जाए, इसको लेकर भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, उसको लेकर भी अगर मीम्स बनने लगेंगे तो शायद बीसीसीआई को ये फैसला करना पड़ेगा। तो ये एक डर है। नई परंपरा शुरू हुई है, नया युग शुरू हुआ है। अब ये देखते हैं कि आगे चलकर ये जो प्रेशर है सोशल मीडिया का, ये देश के लिए कितना काम आता है। तो डर बताते हुए एग्जाम्पल भी क्या दिया विराट कोहली रोहित शर्मा का। बताइए, खेल को लेकर कोई क्या ही आंदोलन करेगा? कोई विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए क्यों सड़क पर उतरेगा? क्रिकेट मनोरंजन है, यहां पर लोगों का भविष्य दांव पर लगा था तो पब्लिक सेंटीमेंट खड़ा हुआ। ठीक है, क्रिकेट लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन इतना भी कोई अटैचमेंट नहीं है कि विराट कोहली टीम से बाहर हो, रोहित शर्मा बाहर हो, उनके लिए जनता सड़क पर उतर आएगी। इस तरह का लॉजिक, बेसिर पैर की बातें ऐसे ऐसे एंकर करते हैं जिन्हें जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया साल में दिया जाता है, हमारे आपके पैसे से सरकारी चैनल पर ये एंकरिंग करते हैं। तो देश का दुर्भाग्य है, जिनके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है, वो करोड़ों की सैलरी पाते हैं जनता के टैक्स के पैसे से, मोदी जी की मेहरबानी से। जब सुधीर चौधरी ने ऐसी बकवास की तो छात्रों का जवाब भी सामने आया है। आइसा छात्र संगठन जो इस आंदोलन में शामिल था, बहुत सारे छात्रों ने अनशन भी दिया। उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया? चैलेंज दिया है कि आप कहते हैं कि रिजाइन हुआ, इसका मतलब मोदी सरकार तानाशाह नहीं है। सर, बस आप अपने सरकारी कार्यक्रम में डिकोड पर एक एपिसोड कर दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, कितने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई और बीजेपी से लिंक रखने वाले मुख्य आरोपी कितने हैं। अगर उसके बाद आप तिहाड़ नहीं भेजे जाएं तो मान जाएंगे। तो आयशा ने चैलेंज दिया है कि पेपर लीक को लेकर मामला डिकोड करना चाहिए कि कितने बीजेपी समर्थकों का या बीजेपी से लिंक रखने वाले लोगों का नाम उसमें सामने आया है, उस पर आप एक एपिसोड बना दीजिए। अगर आप पर कार्रवाई ना हो जाए तो उसके बाद आपकी बात हम मान लेंगे। वहीं रुचिका चतुर्वेदी इस बात पर कटाक्ष करती हैं जो डर की बात की सुधीर चौधरी ने।
विराट कोहली और गौतम गंभीर का उदाहरण दिया, लेकिन यहां पर मुझे लगता है मीडिया का उदाहरण देना चाहिए था कि कहीं मीडिया एंकरों के खिलाफ आंदोलन ना हो जाए। इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी किया था। जब रिपोर्टर्स की पिटाई को लेकर सवाल किया गया था तो सौरभ दास ने सुना दिया था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को भी अपने काम में सुधार की आवश्यकता है। इसे लेकर कांग्रेस की नेता रुचिका चतुर्वेदी कहती हैं, गोदी मीडिया में डर का माहौल है, इन्हें डर है कि जैन जी इन्हें भी खदेड़ देंगे, आएगा इनका नंबर भी आएगा। मोदी सरकार के साथ साथ मीडिया को लेकर भी इस आंदोलन में जैसी नाराजगी देखने को मिली, किसान आंदोलन से भी ज्यादा बुरे हालात रिपोर्टर्स के इस आंदोलन में हुए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आत्ममंथन करने की बजाय गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने वालों पर ही हमला किया जा रहा है। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इस तरह की बौखलाहट पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।